2 पैसे कर ससुराल। रविवार की सुबह महेश हाथों में सब्जी की थैली लिए मजे में अपने घर लौट रहा था कि उसकी सब्जियों से भरी थैली देखकर मोहन उसे रोकते हुए कहता है, चद्दर ओढ़कर तू तो घी पी रहा है महेश। ऐसे तो पाई पाई जोड़ लेता है और ऐसे जब सेहत की बात आती है तो थैली भरकर सब्जी लेकर जा रहा है। मोहन की बात सुनकर राशन वाला सुरेश भी वहीं रुक जाता है। बात तो 16 ने सच्ची कही मोहन। अरे भाई, सब्जियों के दाम तो ऐसे आसमान छू रहे हैं मानो मंगल ग्रह पर ही नहीं जाना हो। ऐसे में सब्जियां लेने वाला कोई छोटा मोटा आदमी तो कतई नहीं हो सकता। वैसे कितने में मिली गोभी महेश तुम्हें? 30 रुपए की 6 गोभी। ठग लिया ना सब्जी वाली ने मुझे। 30 रुपए की 6 गोभी? अब क्या पूरी मंडी ले आता तू? सब्जी वाली ने तुझे नहीं ठगा, तूने सब्जी वाले को ठग लिया। मुझे तो 1 गोभी के 30 रुपए मांग रही थी सब्जी वाली। अरे इन सब्जी वालियों का क्या है, कुछ भी दाम मांगेगी तो क्या हम कुछ भी दाम देंगे? क्या फेंकने के लिए कमाता है आदमी? पाई पाई जोड़कर घर चलाता हूँ, ऐसे ही फिजूल में उड़ा दूंगा क्या? तुम सब सुबह सब्जी 6-7 बजे लाने जाते हो, जब सब्जी वाली ताजी ताजी सब्जियां लेकर आती है, इसीलिए तुम्हें सब्जियां महंगी मिलती है। मैं सब्जी मार्केट जाता हूँ 10 बजे, जब सभी सब्जी वाले अपना सामान बांधकर ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में होते हैं। ऐसे में वो पानी के भाव सब्जियां बेच कर निकल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी गोभी मैं आज ही बना लूंगी, ये तो 3 दिन इस्तेमाल होगी मेरे घर। मान गए भाई महेश, तुझे पैर कहा है तेरे? अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कई खेल रोज खेलता है महेश। वैसे मैं क्या कह रहा था सुरेश, वो सब्जी वाली जो सब्जी मंडी में सबसे आगे नहीं बैठती क्या? अरे जिससे तू रोज सब्जी लेता है, उसके बेटे का नंबर था ना तेरे पास, जरा देना तो। 3 दिन से आ नहीं रही है वो। पिछली बार मेरा 1 रुपया उसके पास रह गया था। ये भगवान महेश, तू सच में हद करता है। 1 रुपया में क्या आ जाएगा? तेरा इतना बड़ा घर है, उस बेचारी को तो मंडी में सब्जियां लेकर अपना घर चलाना पड़ता है। उस गरीब बेचारी को तो छोड़ दे। तो एक काम कर, 1 रुपया तुम मुझे दे दे, फिर सब्जी वाले से 1 रुपया मांगने नहीं जाऊंगा, ठीक है ना भाई? ये कहकर महेश अपने घर निकल जाता है और घर के अंदर उसका स्वागत करती हैं सास बहू की टेंशन से भरी शक्लें। हाथ में एक लिस्ट लिए निधि और रेणुका अपने घर के हॉल के यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। एक बार निधि इधर तो एक बार रेणुका इधर, एक बार रेणुका उधर तो एक बार निधि उधर। क्या चल रहा है मेरे घर पर? मुझे आए 5 मिनट हो गए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। ऐसे में शरीर में पानी की कमी होती है और फिर डॉक्टर लगाते हैं लंबे लंबे लिफाफे। यही लंबे लिफाफे तो हमारे घर बैठे बैठे लग गए पापा जी। मैंने आपको कहा था कि आप जब राशन का बिल भरिएगा तो 2-3 बार ठीक से बिल चेक कर लीजिएगा। इस बार सुरेश राशन वाले ने फिर से घपला कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कितने रुपए का घपला हुआ है। सुरेश ने घपला किया? बताओ, अभी बाहर रास्ते में मिला मुझे, माथे पर जरा शिकन नहीं दिखी मुझे। आजकल तो लोग इतने परे भी हो गए कि घपला करने के बाद सामने से आकर मिल भी लेते हैं ताकि शक ना हो। बेशर्मी की हद है सच्ची। अरे रुक जा बहू, ऐसे ही तेरे पापा जी पसीने से तरबतर है। मैं पानी लाती हूँ, आप पानी पी लीजिए, अपने गुस्से को शांत कीजिए, उसके बाद पूरी बात सुनिएगा, वरना आपका बीपी बढ़ गया ना तो खर्चा अलग लग जाएगा। अरे ऐसा कैसे खर्चा लग जाएगा? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हम पैसे देने के 1 महीने बाद तक कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं। अभी 3 दिन बाकी है मेरे हाथ में, एक बार और डॉक्टर के यहाँ जा सकता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए प्रेम की मम्मी। रेणुका रसोई में जाती है और वहां रखी मटकी से एक गिलास ठंडा पानी निकालकर बाहर लाकर महेश को पकड़ाती है। इतना ठंडा पानी, कहीं आपने फ्रिज तो चालू नहीं कर दिया प्रेम की मम्मी? पहले फ्रिज की EMI तो पूरी होने देती, बीच में ही आपने फ्रिज यूज कर लिया। अभी तो ऐसी जरूरत भी नहीं आई थी फ्रिज की। 1 महीने में ही फ्रिज की EMI पूरी हो जाती और गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती तो हम अनयूज टैग के साथ फ्रिज को रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकते थे, पर नहीं। ओफो, बिना प्रेम के पापा सीधा शुरू हो जाते हैं। पाई पाई जोड़कर तो रसोई का राशन मैनेज करती हूँ मैं क्या करूंगी नुकसान? अंदर जाकर देख लीजिए, जिस प्लास्टिक में फ्रिज पैक होकर आया था अभी भी उसी प्लास्टिक में है। अरे पापा जी मम्मी जी, आप दोनों किस बहस में लग गए? अभी जाकर सुरेश राशन वाले से हिसाब नहीं किया तो वो अपनी गलती मानेगा नहीं और हमारा बजट बिगड़ जाएगा। महेश अपने घर पर घर की रखवाली करने के लिए रुक जाता है। निधि और रेणुका कमर कसकर सुरेश की दुकान में पहुंच जाते हैं। लगाओ क्या कंज्यूमर फोरम वाले को कॉल? ये फ्रॉड कर रहे हैं आप अपने भोले भाले ग्राहकों के साथ। क्या फालतू बोल रही है आपकी बहू रेणुका भाभी? क्या फ्रॉड किया मैंने? 5,000 रुपए का बिल दिया था अपने पापा जी को। मेरे पापा जी तो बेचारे सीधे हैं। 5,000 का बिल देख के उन्होंने पूरे पैसे पकड़ा दिए, पर ये 5,000 के बिल हुए ही नहीं थे। आपने राउंड फिगर में कर दी, टोटल मिलाकर सिर्फ 4,995 हो रहे हैं।
ये सुनते ही वहां खड़ी सुषमा जोर जोर से हंसने लगती है। सिर्फ 5 रुपए के लिए इतना ड्रामा करिए बेटा? 5 रुपए? 5 रुपए यहाँ खड़े सभी लोग मेरे हाथों पर रख दे तो 100 रुपए जमा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ये कहकर दुकान के सेल्फ पर रखी 10 रुपए की चाय पत्ती की पैकेट उठाकर रेणुका कहती है, 5 रुपए जो तूने बिल में गड़बड़ी की थी उसके, और बाकी बचे 5 रुपए सुषमा तुझे दे देगी, ठीक है ना सुषमा? ये था रेणुका का परिवार, जहां सिर्फ ससुर ही 2 पैसे बचाकर काम नहीं कर रहा था। घर की बहू हो या सास, यहाँ तक कि बेटा, सभी का वही हाल था। सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर निधि अपने ससुराल वालों को परोस रही थी, तभी उसके पति का कॉल आ जाता है। ये लो मम्मी, एक और नया खर्चा तैयार हो गया। बुआ जी फोन कर रही हैं। यहाँ हम 2-2 पैसे का हिसाब रखते हैं और बुआ जी बेहिसाब पैसे उड़ाती हैं। पिछली बार उनके आने से हमें 3000 का नुकसान हुआ था। ये क्या बेफिजूल की बातें कर रहा है तू? ये संस्कार दिए क्या मैंने तुझे? बेचारी तेरी बुआ जब भी आती है तुम लोगों के हाथ में पैसे रखकर जाती है, और घर परिवार के मैटर में नफा मुनाफा नहीं देखा जाता। बेटा उठा ले फोन तो। हाँ उठा रहा हूँ। हेलो बुआ जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? और देर से फोन उठाता कि बुआ से बात ही ना हो पाए, पर तू फोन ना भी उठाता तो मुझे अपने भाई के घर का एड्रेस मालूम है बेटा, मैं पहुंच ही जाती। अपनी माँ से कह दे कल दोपहर को 2 बजे तक किरण पधार जाएगी। अपनी बुआ के आने की बात सुनकर प्रेम के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। जिस तरह अपने बुआ के आने की खबर सुनकर तू मुंह बना रहा है ना, कल को तेरी बहन के आने की खबर सुनकर तेरे बच्चे भी ऐसा ही अपना मुंह बनाएंगे। बोल, अच्छा लगेगा क्या तुझे? सॉरी पापा, मैं पैसों के बारे में ज्यादा ही सोचने लगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बाकी मुझे अपनी माँ और बीवी पर पूरा भरोसा है, ये दोनों सब कुछ मैनेज कर लेंगे। टेंशन फ्री होकर महेश प्रेम के साथ मार्केट निकल जाता है। महेश और प्रेम के निकलते ही दोनों सास बहुएं किरण के आने की तैयारियों में लग जाती हैं। ये दोनों तो चले गए मम्मी जी, अब बताइए क्या करूं मैं? बुआ जी तो आते ही सीधा मेरी अलमारी खोलती हैं या फिर रसोई में जाती हैं। एक तो सुरेश राशन वाला पहले ही हमें लूटने को तैयार बैठा है, ऊपर से बुआ जी के हाथ राशन लग गया, मतलब जो राशन महीने भर खत्म होता था ना वो हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा। अरे मैं हूं ना बहू, तू फिक्र मत कर। तेरी बुआ सास आएगी तो कम से कम 2100 मेरे हाथ में रखेगी, और 1000 प्रेम और तेरे, यानी 4000 से ऊपर हमें खर्च नहीं करना है। मैं रसोई में जाती हूँ और मसाले के डिब्बों को खाली करना शुरू करती हूँ। डब्बों में ना के बराबर मसाले रहेंगे, रसोई में ना के बराबर राशन दिखेगा तो दीदी कितना ही राशन खर्च कर लेगी। आखिर में शर्मा कर उन्हें खुद के पैसों से ही राशन डलवाना पड़ेगा। वाह मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ और सारी महंगी साड़ियों को अलमारी से निकालकर बक्से में भर देती हूँ, और अलमारी में हल्की हल्की साड़ियां रख देती हूँ, ताकि बुआ जी कोई साड़ी लेकर भी जाए तो हमारा नुकसान तो ना हो। किरण के आने के पहले ही रेणुका और निधि मिलकर सारी तैयारियां कर लेती है, और अगली दोपहर ठीक 2 बजे किरण अपने मायके पहुंच जाती है। बड़े सस्ते में ऑटो रिक्शा मिल जाती है यहाँ, वहां तो 2 कदम चलने के लिए 50 रुपए से कम नहीं लेते रिक्शा वाले, और यहाँ स्टेशन से मैं बाजार 40 रुपए में आ गई। सही है, छोटे शहरों का यही तो फायदा है। क्या? अरे बुआ जी, 10 रुपये तो स्टेशन से यहाँ तक का किराया ही है। ठग लिया रिक्शा वाले ने आपको। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं अभी उसे 30 रुपए लेकर आता हूँ। अरे ये प्रेम भी ना आज भी वैसा का वैसा है। अरे बच्चा है दीदी, आप बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। तो खाना मत लगा रेणुका, तुझे तो पता ही है मुझे किसी और के हाथ का खाना भाता नहीं, मैं खुद ही रसोई में जाकर कुछ पका लेती हूँ। किरण जैसे ही रसोई में जाती है और रसोई में ना के बराबर राशन देखकर उसका खाना बनाने का मन ही खत्म हो जाता है। हद है सच्ची, ये रसोई इतनी खाली। रसोई तो अन्नपूर्णा होती है भाभी, उसे इस तरह कौन रखता है? खाना बनाने का मन ही खत्म हो गया। एक काम कीजिए भाभी, आपने जो बनाया है अभी वही परोस दीजिए। अभी तो ये खा लेती हूँ, पर रात को बाबा मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी। खाना खाकर किरण अपने कमरे में सोने चली जाती है। शाम को जागते ही किरण रात को रेस्टोरेंट जाने की तैयारी में लग जाती है। आप ध्यान रखिएगा मम्मी जी, कहीं बुआ जी टिप में 100-200 रुपए ना रख दे। अगर रख देंगी तो आप उठा लीजिएगा। अरे फिक्र मत कर बहू, मैंने पहले ही सोच लिया था। चल अब बाहर रिक्शा इंतजार कर रहा है। सभी अच्छी तरह खाना खा लेते हैं। जैसे ही किरण बिल पे करने लगती है, प्रेम उसे रोक देता है। एक मिनट बुआ जी, वेटर जाकर अपने मैनेजर को बुला कर लाओ तो जरा। क्या बात हो गई सर? अगर अभी मैं बिल चेक नहीं करता तो तुम लोग तो मुझे ठगी लेते। न जाने ऐसे कितने ही कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है इस रेस्टोरेंट में। जब बिल यहाँ 1912.75 पैसे हो रहे हैं तो तुम लोगों ने 1913 लिखा कैसे? 25 पैसे के लिए प्रेम रेस्टोरेंट में तमाशा कर देता है। इत्तेफाक से उसी वक्त निधि की कजिन चाची उसी रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ आती है। बड़ी भूखी नंगों के घर शादी होगी तुम्हारी निधि, कसम से बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए।
ये क्या कह रही हैं चाची जी आप? पैसा तो पैसा होता है ना, और चाचा जी की तरह मेरे घर में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। मेहनत से पाई पाई जोड़कर मेरे ससुराल वाले घर चलाते हैं, करप्शन के पैसों से नहीं। जिनके पास 10 जगह से पैसे आते रहते हैं ना, वो गलत तरीके से भी उड़ाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है होटल वाला 25 ज्यादा ले रहा है या 2500। इस ड्रामे के बाद डेजर्ट खाने के लिए कौन ही रेस्टोरेंट पर रुकता, सभी वापस घर लौट आते हैं। तुझे अच्छा ससुराल नहीं मिला ना बहू, कितनी गुणवान है तू। किसी और घर जाती तो 2-2 पैसों का हिसाब नहीं रखना पड़ता तुझे। ये तो है मम्मी, कम लड़के पागल नहीं थे निधि के पीछे, पर फिर भी निधि ने मुझे किया वादा निभाया। कसम से मानना पड़ेगा बहू, जिस तरह तू अपने मायके वालों से लड़ गई, और ये पहली बार नहीं है। तेरे मायके वालों को तो बहाना चाहिए होता है हमें कमी निकालने का, पर तू हर बार उनकी जुबान बंद कर देती है। और आगे भी करती रहूंगी पापा जी, इस घर की बहू हूं मैं। अगर मैं अपने मायके वालों के बारे में बुरा भला बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ससुराल वालों के बारे में क्यों। इसी तरह दिन बीत रहे थे। निधि रसोई में काम करते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी और हमेशा की तरह उसकी माँ अपनी समधन की चिंदीगिरी को लेकर अपनी बेटी को समझा रही थी। अभी भी मौका है बेटा, जरा सोच, अनजाने में तूने प्रेम से शादी तो कर ली, पर ऐसे ससुराल में भविष्य नहीं है तेरा। क्या मम्मी, सोचकर बोला करो ना, आपने ये संस्कार नहीं दिए मुझे। छोड़िए फोन रखिए, अगर मेरे ससुराल वालों की चुगली लगानी हो ना तो मुझे फोन मत करना। निधि रसोई से बाहर हॉल में आती है जहां सभी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी रेणुका के फोन पर एक अननोन नंबर से फ्रॉड कॉल आता है। बुढ़ापे से हो रहे हो परेशान, बेटे बहू सामने परोसते नहीं है नान, तो खरीदो खुद के पैसों का नान। सरकार की तरफ से आई पेट भर योजना का लाभ उठाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ बिजली हमारे घर में सही से पहुंच जाए, सरकार इतना ही लाभ दे दे बहुत है, और कोई लाभ नहीं चाहिए मुझे। तू ही अपना पेट भर ले, मेरी बहू मेरा नाश्ता बना रही है। आंटी जी, सिर्फ इस योजना का नाम पेट भरो योजना है, असल में ये आपकी पॉकेट भरेगा। सरकार ने ऐसे बुजुर्गों को पैसे देने की मुहिम बनाई है। इनकी उम्र 50 से ऊपर है, खास करके औरतों की। अभी कुछ ही देर में आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे, आप चाहे तो देख सकती हैं। अच्छा, समझ के बेटा। रेणुका फोन होल्ड पर रखती है और प्रेम से इस बारे में बात करती है। मेरे पास एक अकाउंट है मम्मी, उसमें फूटी कोड़ी पैसे नहीं है, उसमें मंगवा लो पैसे, 100-200 ही सही, काम तो आएंगे। और जैसे ही कॉलर ने कहा था 2 मिनट के अंदर उस अकाउंट में पूरे 600 रुपए आ जाते हैं। देखा मैडम, अब तो आपका हम पर विश्वास हुआ। बस आपको हमें कुछ 100-200 रुपए भेजने होंगे, उसके बाद हम आपको 1200 रुपए भेजेंगे। 100-200 रुपए तेरा बाप रख के गया था क्या, या फिर तेरी माँ? 100-200 ऐसे बोल रहा है जैसे करोड़पति की औलाद है तू। अरे ये क्या बात हुई आंटी, अभी मैंने आपको भेजे ना 600 रुपए, उसमें से 200 रुपए मुझे भेज दीजिए, और वो भी सिर्फ ट्रांजैक्शन के कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके चार्जेस पैसे मांग रहा हूँ। उसके बाद मैं पूरे आपको 1200 रुपए भेजूंगा, और इस ट्रांजैक्शन में अगर आपका लकी ड्रॉ निकल गया तो 1 लाख की मोटी रकम आपकी हो सकती है। अरे तू ही रख ले वो मोटी रकम बेटा, यहाँ 100 रुपए कमाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। मुझ बूढ़ी के पास कहाँ से आएंगे 100 रुपए। तेरे पास एक बार ट्रांजैक्शन मनी के 200 रुपए है ना, तो जरा वो भी तू भर दे, बाद में मैं देख लूंगी। रेणुका अपने खाते से 1 रुपया भी उस फ्रॉड कॉलर को नहीं भेजती, और इसी तरह पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। अगली सुबह रोते बिलखते निधि के मायके वाले उसके ससुराल पहुंचते हैं। 12,000 का घपला हो गया बेटा, 12,000 का। कल एक फ्रॉड कॉल वाले का फोन आया था, कह रहा था आंटी जी सिर्फ 100 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, फिर मैं आपको 2,000 भेजूंगा। अरे काहे के पैसे भेजना, यहाँ 100 रुपए भेजे मैंने और 12,000 मेरे अकाउंट से निकालने गई तो पता चला अपने अकाउंट से पैसे निकाल ली। ऐसा ही तेरे पापा के साथ भी हुआ, उनके तो 18,000 निकाल लिए। और इस कॉलर से रात भर में मैंने 11,000 रुपए कमा भी लिए समधन जी। मैं ना कहती थी पैसे की वैल्यू होती है। रेणुका ये कहती है कि तभी मोहल्ले की औरतें रोते हुए रेणुका के घर पहुंचती है। पूरे मोहल्ले में यही ड्रामा फैला हुआ था, किसी के 5,000 निकल गए थे, किसी को 12,000। फ्रॉड कॉलर तो बहुत बड़ा स्कैमर लग रहा है रेणुका जी। अरे तो स्कैमर का स्कैम कर देती हूँ, आप क्यों फिक्र करते हैं प्रेम के पापा। इस बार जैसे ही स्कैमर का फोन आता है, रेणुका प्रेम को फोन पकड़ा देती है। हाँ भाई साहब, ये मैडम कह रहे हैं कि इनको आपको 2,000 भेजने हैं, तो किस नंबर पर भेजूं मैं? मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप उसी में पैसे भेज दीजिए। जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे 1,000 लेकर मैं आपके पते पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा भाई साहब, मुझे आप पर तो भरोसा है, पर इन मैडम पर नहीं है। इनके 2 लाख के गहने मेरे पास पड़े हुए हैं, आप मुझे 50,000 देकर ये गहने ले जाइए ना, फिर आप और आंटी जी आपस में समझ लीजिएगा। अच्छा बताइए कहाँ आना है, मैं पहुंच जाता हूँ।
यहाँ कॉलर हामी भरता है, वहाँ पुलिस की टीम को रेणुका लेकर तैनात हो जाती है। जैसे ही कॉलर दिए एड्रेस पर पहुंचता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस की पूरी टीम रेणुका और उसके ससुराल वालों को शाबाशी देती है। आज आपके 2-2 पैसे बचाने की आदत ने हम सबके पैसे निकलवा दिए। मान गए समधन जी आपको। नमिता और शमिता जुड़वा बहनें थी और समर उनका इकलौता भाई था। सभी अब बस उसकी शादी का इंतजार कर रहे थे। बस बेटा, तेरी भी शादी हो जाए तो मुझे भी कोई सहारा मिले। कोई हो तो बता देना। हाँ भैया, कोई हो तो बता दो, फिर बाद में मत बोलना कुछ। और दोनों हंसने लगती है। अरे कोई नहीं है, आप लोग ढूंढ लो, जिससे भी बोलोगे मैं कर लूंगा शादी। तो बस माँ, अब आप ही ढूंढ लो कोई अच्छी सी भाभी हमारे लिए। ऐसी ही हंसी मजाक चलता रहता है और फिर एक दिन सब मिलकर एक अच्छे से परिवार की लड़की देख ही लेते हैं। इधर सब समर की शादी की बात कर रहे हैं और इसी बीच नमिता का फॉरेन से जॉब का ऑफर आ जाता है, जो वो काफी समय से देख रही थी। अरे ये तो अजीब सी सिचुएशन आ गई। तुम उनको थोड़ा लेट ज्वाइन करने के लिए बोल दो ना। हाँ बोला था मैंने उन्हें, पर नहीं माने वो। मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हारे बिना मैं कैसे करूंगी सब अकेले। सब काफी कोशिश करते हैं कि या तो नमिता का जाना टल जाए या फिर समर की शादी, पर दोनों में से कोई बात नहीं बनती। शमिता को जाना ही पड़ता है। इधर समर की शादी कावेरी से तय हो जाती है। कावेरी जल्दी ही अपने ससुराल में रच बस जाती है। सब लोग उसके साथ एक छोटा सा मजाक करने की सोचते हैं। सब ये प्लान बनाते हैं कि कुछ दिन उसे ये नहीं बताएंगे कि शमिता की एक जुड़वा बहन भी है। कावेरी को ये तो पता था कि शमिता की बहन है, पर वो जुड़वा है ये नहीं पता था। माँ जी, नमिता दीदी से कब मुलाकात होगी? हाँ बहू, वो आएगी जल्दी ही, उसने बताया है मुझे। फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। मैं तो दोनों से खूब सारी बातें करूंगी। हाँ कर लेना। चलो अभी खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि हम वीडियो कॉल पर तो बात कर ही सकते हैं ना। ये सुनकर सब एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पर कावेरी को पता चल जाता कि नमिता शमिता की जुड़वा है। सब लोग बहुत बहाने बनाते हैं जिससे वो कॉल ना करे, पर वो नहीं मानती। जैसे ही वो वीडियो कॉल करती है, उधर से शमिता फोन उठाती है। अरे शमिता दीदी, आपने कैसे फोन उठाया? ये तो नमिता दीदी का नंबर है ना? नहीं भाभी, वो क्या है, वो ये फोन मेरे पास ही छोड़ गई है, उसके पास दूसरा नंबर है। कावेरी को अजीब तो लगता है, पर उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो फोन रख देती है। कुछ दिन बीतते हैं और नमिता वापस इंडिया आती है। थोड़ी देर में नमिता सामने से आती दिखाई देती है। सब उसके गले लगने लगते हैं। बस शमिता थोड़ी छुपी रहती है। कावेरी को समझ में नहीं आता कि सब शमिता के गले क्यों लग रहे हैं। अरे क्या हो गया है आप सबको? शमिता दीदी तो यहीं रहती है ना, उनके गले क्यों लग रहे हैं? नमिता दीदी को तो आने दीजिए। इतने में पीछे से शमिता कहती है, हाँ भाभी, मैं तो यहीं रहती हूँ और सब मेरे नहीं नमिता के गले लग रहे हैं। ये देखकर कावेरी बिल्कुल चौंक जाती है। इधर से नमिता आती है। एक तरफ नमिता और एक तरफ शमिता को देखकर कावेरी के होश उड़ जाते हैं। अरे तुम अभी भी नहीं समझी? ये दोनों जुड़वा हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। कावेरी एकदम चकरा सी जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में सब घर पहुंचते हैं। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दीजिए ना। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। अब कुछ इंडियन खाएगी ना? बाहर रहती ये सब तो मिला नहीं होगा। अरे भाभी, मैं शमिता हूँ, नमिता तो अभी सो रही है। हे भगवान, आप दोनों ना मुझे पागल कर दोगे। अरे भाभी रुको जरा, सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। कावेरी, तुम इन दोनों से अब बचकर रहना, ये दोनों तो तुम्हें रुला कर ही छोड़ेंगी। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं, देख लेंगे। बस सारा दिन ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहता है। थोड़ी देर में नमिता आती है। भाभी, कुछ खाने को बना दो ना, भूख लग रही है। अरे अभी तो बना कर दिया था आपको, अच्छा नहीं बना था क्या? अरे भाभी, वो शमिता होगी, मैं तो अभी उठी हूँ। कावेरी सर पकड़ लेती है। अब वो थोड़ी परेशान होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन सब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। कावेरी, सबके लिए खाना बना लेना। मेरे लिए पास्ता बना लेना, मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगी। मैं भी पास्ता ही खाऊंगी। कावेरी उसी हिसाब से दाल रोटी बना लेती है और उन दोनों के लिए पास्ता बना देती है। सब बाजार से वापस आते हैं और शांता उसे खाना लगाने के लिए कहती है।
कावेरी अपनी ननदों के लिए पास्ता लगा देती है। ये क्या भाभी, इतना थक कर आए हैं, ये क्या पास्ता बना दिया? कुछ हैवी बनाना था ना। अरे पर आप ही ने तो कहा था ना पास्ता बनाने को। मैंने नहीं तो। अच्छा तो फिर शमिता दीदी ने कहा होगा। वो शमिता के लिए आती है। अरे ये क्या पास्ता बना दिया, मुझे दाल रोटी खानी है। कावेरी सोचने लगती है कि दोनों ने ही तो उसे पास्ता बनाने के लिए कहा था, अब दोनों दाल रोटी के लिए बोल रही है। पर शांता को ये बात पता नहीं होती। वो कावेरी पर गुस्सा करने लगती है। ये क्या तरीका हुआ कावेरी? कुछ दिनों के लिए तो आई है नमिता, वहां भी वही खाती है, तुमने यहाँ भी उसके लिए यही बना दिया? थोड़ा तो सोचा होता। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, दोनों ने कहा था कि पास्ता खाना है। अरे शमिता ने बोला होगा और तुमने दोनों के लिए बना दिया। कावेरी को समझ में आ गया कि शरारत अपनी जगह पर ननद तो ननद ही होती है। इन दोनों ने आज डांट पड़वा ही दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी घर की बहू हूँ, मेरे साथ ये गेम्स बहुत भारी पड़ेंगे। अब मैं बताऊंगी तुम दोनों को। वो रात को समर को सब बताती है, पर समर भी अपनी बहनों की ही साइड लेता है। अब कावेरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बार बार उसे ही गलत ठहराया जा रहा था। उसने उन दोनों को सबक सिखाने की सोच ली थी। एक दिन वो सबके लिए घर पर ही पार्लर वाले का इंतजाम करती है। अरे वाह, ये बात सही किया भाभी, बड़े दिनों से अपना ख्याल ही नहीं रखा। हाँ भाभी मजा आएगा। अच्छा भाभी मैं इंडियन लुक से बाल कटवाऊंगी। हाँ, और मैं वेस्टर्न। कावेरी को दोनों पर इतना गुस्सा आ रहा था, उसने दोनों को सबक सिखाने का सोच लिया था। वो पार्लर वाले को उल्टा करने के लिए कह देती है। नमिता और शमिता दोनों आराम से आंखें बंद करके बैठी होती है। जब थोड़ी देर बाद हेयर कट हो जाता है और दोनों अपने आप को शीशे में देखती है तो दोनों की चीखें निकल जाती है। अरे ये क्या कर दिया, ये कैसे बाल काट दिए? मैंने ये तो नहीं कहा था, मेरे बाल कितने छोटे कर दिए। अरे नमिता दीदी, आप ही ने तो वेस्टर्न लुक के लिए कहा था, वही कहा ना मैंने इन्हें। अरे भाभी मैं शमिता हूँ, नमिता नहीं। उधर नमिता भी रो रही थी। ये कैसा कलर लगा दिया आपने मेरे बालों में, मुझे पर्पल चाहिए था। ये तो मेहंदी कलर सा लग रहा है। कावेरी को पता था कि उल्टा हो गया है और उसी ने तो जानबूझकर पार्लर वाली को ऐसा करने के लिए कहा था, पर वो तो मासूम बनकर नाटक करती रहती है। अरे दीदी मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया, अब आप दोनों बिल्कुल ही एक जैसे लगती हो। वो पार्लर वाली भी तो कंफ्यूज हो गई होगी, बालों का क्या है, वो तो लंबे हो जाएंगे कुछ दिनों में। अंदर ही अंदर कावेरी को बहुत मजा आ रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया। वो मन ही मन सोचती है, एक बार का बदला तो ले लिया, पर मन अभी भी शांत नहीं है। इन दोनों को अभी और मजा चखाना है। उस दिन के बाद से दोनों थोड़ी शांत हो जाती है। ये भाभी ने जानबूझकर किया था, ये सच में ऐसा हो गया उनसे? क्या पता, उनकी वही जाने। चलो छोड़ो, अब इतना क्या सोचना, बढ़ जाएंगे बाल कुछ दिनों में और रंग भी निकल जाएगा। दोनों अपने अपने कामों में लग जाती है। कावेरी, दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत देर से काम में लगी है। नमिता के लिए थोड़ा नमकीन बनाना और शमिता के लिए मीठा। कावेरी मन ही मन सोचती है अब बस एक और मौका है इन दोनों को मजा चखाने का। वो दोनों को बहाने से अलग अलग कमरों में ले जाती है और नमिता को मीठा वाला खाना देती है। ओ ये कैसा है, मैं तो नमकीन खाती हूँ, माँ ने बताया नहीं। ओ शायद मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, पर अब नमकीन बना कर लाओ ना। नहीं दीदी, आपको यही खाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा खाना तो खत्म हो चुका है और कुछ भी नहीं है घर में। वो इतनी भूख लगी थी, सारा मुंह का स्वाद खराब हो गया। उधर शमिता के साथ भी कावेरी यही करती है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि किसको क्या देना है, उल्टे सीधे काम करती हो। अरे माँ जी, ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे दिखती हैं। मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पूछो मत। समझ में नहीं आता कि नमिता कौन है, शमिता कौन है। उस दिन से नमिता और शमिता भी ऐसी शरारतें बंद कर देती हैं, जिससे कावेरी को डांट पड़े। कावेरी अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि किस तरह उसने अपनी जुड़वा ननदों को मजा चखाया। दहेज। अरे सारा दिन किताब में पड़ी रहती है, देख तो सही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ हाँ देख रही हूँ माँ, और एक दिन आएगा कि तेरी बेटी भी आसमान छुएगी, देखना तू। देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी बातें करती है। तभी पड़ोसन आ जाती है।
ये ले लता, तेरे मुंह से बात निकली और सच भी हो गई। तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे देख तो लड़का कितना सुंदर है, अमेरिका में रहता है। लता यूं पसंद आ गई इन लोगों को। अरे वाह, क्या लड़का है, बिल्कुल राजकुमार। लेकिन अभी कहाँ लता की शादी होगी? अभी तो वो पढ़ रही है ना। अरे पता है, उन लोगों को इसकी पढ़ाई से भी कोई परेशानी नहीं है। कह रहे थे लड़का तो बाहर ही रहता है, ससुराल में बेटी बनाकर रखेंगे। फिर आप लोगों की इकलौती बेटी है, सोच लीजिए। माँ बाप भी पड़ोसन की बात में आ जाते हैं और फिर लड़के वाले आ रहे हैं। बोल रहे थे कुछ बात करनी है। अरे शादी को 2 दिन रह गए हैं, क्या बात करनी है? सारी बात तो हो गई थी। लता की माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे आप भी ना पहले ही अशुभ सोच लेते हो, आने तो दो उन्हें। फिर क्या, लड़की के माँ बाप घर आते हैं और होता वही है जिसका डर था। वो क्या है ना, अचानक मेरी बेटी के घर वालों को बाहर जाना पड़ रहा है, विदेश। अब उसे सेटल करने में इतने पैसे लग गए कि शादी के लिए अब एक पैसा नहीं है। तो क्यों ना शादी सिंपल ही कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, शादी सिंपल कैसे करें? हमारे तो सारे मेहमानों को न्योता जा चुका है, आपके भी तो रिश्तेदार होंगे। हमने तो किसी को नहीं बताया। आपके दामाद को सेट आप लोग क्यों कर रहे हैं? वो सेट नहीं है क्या? आपने शादी कर दी बेटी की, और क्या कर सकते हैं? अरे कैसी सोच है आप लोगों की? बेटे की शादी कर दी तो क्या गंगा नहा लिया? उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप लोगों की ये सोच है तो हम नहीं करेंगे आपके घर शादी हमारे बेटे की। पता चला कल को बेटी को कोई मुश्किल ही आए तो आप लोग तो अभी से हाथ झाड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन शादी सिंपल भी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? हमने जब किसी को नहीं बुलाया तो आप लोग क्यों? और वैसे भी खाना खा पी कर सब चले जाते हैं, रह क्या जाता है? सिर्फ शादी का कर्जा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लता की शादी के लिए तो हम बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं। लड़की के पिता खड़े हो जाते हैं और देखिए, अब पैसे खर्च करने का शौक ही है तो कहीं और देख लीजिए लड़का। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 2 दिन तो बचे हैं, हमारा तो कार्ड बुकिंग सब हो गया, बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? कल को तुम्हारी लड़की परेशान रही तो क्या करोगी? आप चुप रहिए, हमें मंजूर है, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। चलिए, कम से कम कोई तो समझदार है इस घर में। और हाँ, ये लीजिए। लड़की की माँ को एक कागज पकड़ाती है। ये क्या है? अकाउंट डिटेल्स हैं। जो पैसे हम लोगों ने शादी से बचाए हैं आप लोगों को वो इसी में डाल देना है। तो क्या है ना, बच्ची के भविष्य के लिए काम आएंगे ना। दोनों वहां से चले जाते हैं। पिता को गुस्सा आता है। मैं किसी भी हालत में इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। एक नंबर के लालची लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि लता की शादी है परसों, और आप आज ये बोल रहे हैं। तभी वो पड़ोसन आती है जिसने शादी तय कराई थी। वो क्या है ना बहन जी, कोई काम हो तो बता देना, लड़की की शादी है तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल, इन्हें सारे रिश्तेदारों के नाम और नंबर की लिस्ट दे दो। बोलो फोन करके बोल दे कि शादी में आने की जरूरत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये बोलकर गुस्से से पिता अंदर चले जाते हैं। क्या हो गया माँ, पापा परेशान से क्यों हैं? वो क्या है ना बेटा, तेरे होने वाले सास ससुर आए थे, कह रहे थे लड़की की शादी में क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, मंदिर में सिंपल सी शादी कर लेते हैं। वाह माँ, कितनी अच्छी सोच है। अच्छा ही तो है। वैसे भी माँ, मेरे जाने के बाद आप लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए। सब तो मेरी पढ़ाई और शादी में लगा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं माँ मेरे ससुराल वाले। और नहीं तो क्या, रिश्ता किसने चुना है। सभी चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ लता को कुछ पता नहीं चला और उसके मन में उसके ससुराल वालों की इज्जत भी बढ़ गई। वैसे भी पैसे उसी के तो काम आएंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है और शादी वाले दिन वर को बुलाइए, पूजा करनी है। अरे पूजा करने के लिए दान तो दीजिए। वाह बहन जी, बड़ी तेज है आप। पंडित जी से दान लेंगी क्या? अरे नहीं नहीं, लड़की की माँ को बोलिए कि लड़के को मंडप में बिठाने से पहले लड़के के माँ बाप को 1-1 हरे नोटों की गड्डी दे दे। हाँ।
लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। जितना बोला जा रहा है करिए ना पंडित, नहीं तो बोले तो किसी और पंडित को ले आऊं। अरे अरे कैसी बात कर रही है? नहीं नहीं, अभी मैं कह देता हूँ। पास खड़ी लता की सहेली सब सुन रही थी। गड्डी? कैसी गड्डी? सारे पैसे तो इन लोगों के अकाउंट में डाल दिए हैं। और कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कम से कम कैश तो कुछ चाहिए ना, पूजा पाठ में खर्चा तो होता ही है। ये लीजिए, ये पैसे मैं ले आई थी। लेकिन ये पैसे तो अरे कोई बात नहीं, आप दे दीजिए ना। लाइए लाइए, गड्डी मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, वर पूजा मेरी ही तो है। अरे चुप कर, शादी हो रही है, जरा जबान काम खोल, समझा? लड़की की माँ सारा पैसा लेकर बैठ जाती है। फिर लड़के के पिता पंडित की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी आ नहीं सकी, लेकिन उसका सोने का सेट और लड़के की माँ का सोने का सेट वो दे दीजिए। वो क्या है ना, ड्राइवर हाथ के हाथ लॉकर में रख देगा। ड्राइवर? कौन पापा? और लॉकर? ये तो मुझे नहीं बताया था। अरे तू फिर बोला, शराब पीकर सोता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लड़की का पिता माँ बाप को सोने का सेट भी दे देता है कि लड़के की माँ। अरे बहन जी, आपने जो सेट पहना है वो क्या हीरे का है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये मेरी सास का है। यानी आगे तो आपकी बेटी का ही होगा। एक काम करिए ना, ये हार अभी मुझे दे दीजिए और आप ये सोने का रख लीजिए। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे वाह, कैसी हैं आप? बेटी की शादी कर रही है और सस्ता महंगा देख रही हैं? पास खड़ी लता की सहेली सब कुछ लाइव अंदर बैठी लता को दिखा रही थी। फोन से लता अपने होने वाले ससुराल वालों की सारी हरकतें देख रही थी कि तभी पंडित कहता है, कन्या को बुलाइए, और हाँ, कन्या के मंडप में आने से पहले 1 लाख रुपया लड़के के हाथ में रखिए। अरे पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं? अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे। ये तो अच्छा है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आए, नहीं तो यहाँ बेइज्जती कराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी लता आ जाती है। पास उसकी सहेली खड़ी होती है और उसके हाथ में फोन होता है। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, अभी थोड़ी ही देर में पुलिस भी आती होगी। तभी पुलिस आ जाती है और लड़की वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग तो जाने माने ठग हैं। इनका काम ही है शादी करके लोगों को लूटना। ये लड़का 10 शादी पहले भी कर चुका है, और आप लोग कैसे माँ बाप हैं? लड़की को बिना सोचे समझे ऐसे लालची लोगों के हाथ में सौंप रहे थे। वो तो भला हो लड़की का जो सही समय पर उसने हमें फोन कर दिया। पुलिस उन लोगों को ले जाती है। माँ पापा, मैं बोझ नहीं बनूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जो पैसे आप लोगों ने उनके अकाउंट में डाले थे वो भी मैंने आप लोगों के अकाउंट में वापस ट्रांसफर करवा दिए हैं, और ये रहे बाकी के गहने और रुपए। ये बोलकर लता वहां से चली जाती है।